So hi, welcome to all of you. Let's crack UPSC CSE with India's largest online learning platform, that is Unacademy. यहाँ आपको प्रोवाइड होंगे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी ऑसम वीडियोस का. So please download Unacademy learning app. And this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. So this is my WhatsApp number and this is my Telegram channel. You can join me and you can also join my channel and आप contact भी कर सकते हैं related to any your queries. So Unacademy provide करता है इंडिया के top most educator for your AIM UPSC. So this is all about the comprehensive syllabus and other courses related to the subscriptions. तो अगर आप सब्सक्रिप्शन जैसे ही लेते हैं अनअकैडमी का, वहां पे तुरंत ही आपके देखते हैं आप लोग कितने सारे कोर्सेज आपके सामने खुल जाएंगे. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शंस के बारे में. तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन 8,000 से लेके आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 44,000 रुपीज तक आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे. बट जो बेस्ट है आपके लिए वो आपको मिलेगा यहाँ पे. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेंगी, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा और यहाँ पे आइकॉनिक में आपको मिलेगा पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक. ठीक है. सो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का तो उसकी कॉस्ट है 44,000. बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो पड़ेगा आपको मात्र 39,600 रुपीज का. सेम उसी तरीके से अगर आप 24 मंथ का यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 64,000. बट सेम उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 57,600 रुपीज. ओके. तो अब हम बात करते हैं आइकॉनिक की. तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 64,000 रुपीज. बट अगर आप सेम इस पे आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 57,600 रुपीज. सेम उसी तरीके से 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको पड़ेगा 99,000 रुपीज का. बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो पड़ेगा आपको 89,100 रुपीज का. तो आप देख सकते हैं आइकॉनिक में आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा. पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक. सो दीज आर ऑल सम स्क्रीनशॉट फ्रॉम स्पेशल क्लासेस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये आपकी क्लास चल रही है वीकली करंट अफेयर की, वीकली करंट अफेयर एमसीक्यू, और ये आपके स्टैटिक एमसीक्यू के, और यहाँ पे आपका करंट अफेयर की क्लास है. ठीक है. फिर उसके बाद ये और अदर टॉपिक्स की क्लास जो है आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, किसके, अनअकैडमी ऐप के प्लेटफॉर्म पे. चलिए, सो लेट्स क्रैक इट. आज हम करने जा रहे हैं अपना 13 एंड 14 अगस्त के करंट अफेयर के एमसीक्यू. तो सबसे पहले आइंस्टाइन की थॉट से, उनके एक कोट से हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं. साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. ठीक है. सो आप कभी भी अगर कहीं किसी तरीके का GS4 में आपको ये लिखने के लिए काम आ सकता है. ठीक है. और क्या नाम है, कहीं पे भी ऐसा तरीके से जहां पे साइंस और इसके साथ आपको सेम करके क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे आप इसे रिलेट कर सकते हैं. ठीक है. एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे. ठीक है. चलिए, सो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है. सो पहला क्वेश्चन कहता है प्लाज्मोडियम विवैक्स इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट एंड ह्यूमन पैथोजन. ठीक है. चलिए, और दूसरा कह रहा है द पैरासाइट कैन रिमेन इन किडनीज ऑलवेज. ठीक है. इसे हटाइए. इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट P विवैक्स since it usually circulates at low level of the blood. ठीक है. तो ये किडनी में नहीं होता, ये लीवर में होता है, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगी. तो आपका फर्स्ट एंड 3 यानी C विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. तो देख सकते हैं C आपका करेक्ट आंसर है. तो प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया के बारे में हम जानते हैं. एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है. ठीक है. ह्यूमन पैथोजन है और मलेरिया बार बार कराने का एक कारण है. ठीक है. और प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है ब्रीड ऑन पैरासाइट किसके ऊपर, प्लाज्मोडियम विवैक्स. अब इसमें देखिए क्या हुआ, रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई कि इसे क्या किया, लैब में पैदा किया गया है और देखा जा रहा है कि लीवर के ऊपर ये क्या क्या इफेक्ट करता है. ध्यान रखिएगा ये लीवर में डॉर्मेंट स्टेज पे काफी लंबे समय तक रह सकता है. ठीक है. और ये डिफिकल्ट है डिटेक्ट करने में क्योंकि ये जो सर्कुलेट होता है बहुत लो लेवल होता है ब्लड में उसमें. ठीक है. बहुत कम लेवल में होता है और बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो इसलिए इसे डिटेक्ट करने में दिक्कत होती है.
तो जो दवाई इस्तेमाल होती है इसके लिए क्लोरोकिन, उसका बहुत सारी कंट्रीज छोड़ चुकी हैं इसका यूज, बट इंडिया में स्टिल क्लोरोकिन जो है आपकी ये अभी भी इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है। बट दूसरी एक ड्रग है जिसका यूज हो रहा है पैरामक्विन, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इससे रिलेटेड पूरी तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपको इसमें से बताना है इनकरेक्ट आपको बताना है, और ये रिलेटेड है आपका G6PD डिफिशियंसी से। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और हमें इनकरेक्ट बताना है। तो ये है आपका G6PD डिफिशियंसी, इनहेरिटेड कंडीशन यूजली अकरिंग इन मेल्स। ठीक है, चलिए सही है ये। कॉजिंग रेड ब्लड सेल टू ब्रेक डाउन इन रिस्पॉन्स टू सर्टन मेडिकेशन, इन्फेक्शन एंड अदर स्टेट। तो ठीक है, ये दोनों एकदम सही है G6PD के बारे में। और ये डिफिशियंसी जो है क्रॉनिक है एंड कैन बी क्योर्ड, नहीं इसका क्योर कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सच कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, ये होती है और कुछ दिन बाद जिसको होती है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट एंड थर्ड इज रॉन्ग, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए होगा आपका सही जवाब। ठीक है, तो ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है। ठीक है, यूजली मेल में होती है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं अगर किसी भी तरीके की मेडिकेशन, इन्फेक्शन या अदर स्ट्रेस मिलता है। अफ्रीकन और मेडिटेरेनियन डिसेंट जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा ये देखने को मिलता है, चाहे स्ट्रेस हो, एस्प्रिन और अदर ड्रग्स के कारण भी ये हो सकता है। फीवर, डार्क यूरिन और एब्डोमिनल बैक पेन, ये सब इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, बट ये उनके लिए रिस्की है जो जिनको ये बार बार हो रहा हो। ठीक है, तो इसका कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है करेक्ट फाइंड करना है हमें अबाउट इंडिया एट 75 समिट से रिलेटेड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इंडिया एट 75 समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट है इट एडवाइज हाउ इंडिया शुड बी इन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। और बात नेक्स्ट कह रहा है इट द समिट सीक टू ब्रिंग टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी ग्रुप, इंडिविजुअल, ट्रांसलेट एंड विजन एंड रियलिटी। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, तो मतलब बी विल बी द करेक्ट। नीति आयोग इसको नहीं कराता है। ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कराती है, बाकी दोनों स्टेटमेंट वही सेम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सो प्लैनेट से रिलेटेड है। हम पिछले महीने भी एक्सो प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, तो फिर से हमारे सामने है। तो एक एक्सो प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स अ स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ये होता है। ठीक है, एकदम सही स्टेटमेंट है एक्सो प्लैनेट से रिलेटेड। इज इजी टू डिटेक्ट, नहीं हम ये पहले कर चुके हैं। दीज आर हार्ड टू डिटेक्ट, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, तो सेकंड गलत है। ठीक है, तो ये और सेकंड गलत है, तो ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता। अब यही दो बचे और पहला यही है, तो फिर उसके बाद तो पहला जो फाइनल है तो सी स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। बट देखते क्या है, रिसेंटली साइंटिस्ट एबल टू डिस्कवर एन एक्सोप्लैनेट एंड अ वूबी स्टार जो अपनी पोजीशन बदलता रहता है, वूबी घूम रहा है। ठीक है, जस्ट यूजिंग रेडियो वेव्स। हाँ, एकदम सही स्टेटमेंट है ये। चलिए, तो अभी क्या हुआ है, एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, जो आउटसाइड स्टार के होते हैं, आउटसाइड ऑर्बिट ऑफ द स्टार, आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हार्ड टू डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि ये अपने जो सन के जिस सन के आजू बाजू ये घूम रहे होते हैं उसकी रोशनी बहुत तेज पड़ती है इनके ऊपर, तो उसके कारण नहीं डिटेक्ट हो पाते हैं। और वो भी होते हैं क्योंकि क्या नाम है, ग्रेविटेशन जो होती है वो एक तरीके से फिक्स नहीं होती है। ठीक है, और अभी रिसेंटली इसको डिटेक्ट किया है रेडियो वेव्स की मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टैटिक का। ठीक है, तो हमारा जो करंट था वो हो गया, अब हमारा स्टैटिक का क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड स्टैटिक निकाला है अभी रेडियो वेव से। चलिए, तो हम लोग इसी तरीके से करंट और स्टैटिक को साथ लेके चल रहे हैं। चलिए, तो रेडियो वेव्स के ऊपर ये क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि रेडियो वेव्स जो होती हैं एक टिपिकल टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, जिनकी वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्गर दैन इंफ्रारेड होती है। ठीक है, चलिए, और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है इन वैक्यूम। चलिए, they are generated by electric charge undergoing acceleration such as time varying electric current। तो एकदम सही है, तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है। ऐसी स्टेटमेंट मैक्सिमम सही होती हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, वेवलेंथ जो होती है इनकी लॉन्गर देन इंफ्रारेड होती है। ठीक है, और क्या नाम है,
इसमें मेन पॉइंट आपको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। चलिए, और बात ये ध्यान रखिएगा, नेचुरली अकरिंग जो होती हैं ये नेचुरली अकरिंग भी होती हैं, एमिटेड बाय लाइटनिंग एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड है। हाइड्रोजन इकोनॉमी हम हमेशा सुनते आए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है थोड़ा। तो पहला पॉइंट कह रहा है हाइड्रोजन इज प्रोजेक्टेड एज वन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन हाई कार्बन फ्यूल। तो हाई कार्बन फ्यूल होगा तो हम इसे यूज ही करेंगे, क्यों भाई, हम तो लो कार्बन की तरफ जाना चाहते हैं ना। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो पहली गलत तो ये गया, 3 सही है, 2 बची बस केवल, अब 2 ढूंढना है। द फ्यूचर ऑफ यूज ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल लाइज इन डिजाइनिंग एन इफिशिएंट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट फॉर फैसिलिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर प्रोड्यूस। हाँ सही है, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीमर आर द नेक्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट। ठीक है, इन कैटलिस्ट की मदद से क्या हो सकता है आपका, हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो वही है, बी इज द करेक्ट आंसर देन। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन लो कार्बन फ्यूल। ठीक है, जिसके क्या, अब इसके लिए देखिए क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रो कैटलिस्ट चाहिए जो इसे बहुत इफिशिएंट तरीके से क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। अभी जो प्लैटिनम और कार्बन इस्तेमाल होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए अब सस्ता जुगाड़ जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, इनके इस्तेमाल की बात चल रही है। ठीक है, एंड सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट साइंस जो है, ठीक है, एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव सिंथेसाइज्ड अ नोबल COP कंसिस्टिंग ऑफ प्लेडियम। ठीक है, तो ये सब चीजें कुछ आपको इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना था। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं थोड़ा ज्योग्राफिकल फिनोमिना और साथ साथ में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी थोड़ा जुड़ता है, बट में बेसिकली ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी ही है। So carbon outflux from Earth interior to the exosphere through volcanic eruption, fault zone and geothermal system। एकदम सही है, कार्बन आउटफ्लक्स ऐसे ही होता है। Most of the geothermal water is dominated by evaporation। ठीक है, weathering of silicate rock। ठीक है, isotopic analysis further point out that meteoric source of geothermal water। एकदम सही बात है। तो 1 2 3 यानी ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बहुत सारा कार्बन जो है वो आउटफ्लक्स होता है अर्थ के इंटीरियर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, जो इन सब चीजों की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और मेटामॉर्फिक डीकार्बोनेशन की वजह से होता है। ठीक है, हिमालय में कोर में हमें देखने को ही मिलता है। जियोथर्मल वाटर, इसमें इवेपोरेशन की वजह से सिलिकेट का वेदरिंग होता है। और लास्ट पॉइंट जो है आइसोटोपिक एनालिसिस ये बताता है कि जो मेटियोरिक सोर्स है जियोथर्मल वाटर का, वो क्या है, मेटियोरिक सोर्स है। चलिए नेक्स्ट है आइस इंपैक्ट, ये किन 2 कंट्रीज के बीच में है आपको ये बताना। तो आइसी इंपैक्ट है इंडिया और कनाडा के बीच में, इंडिया एंड कनाडा। चलिए, सो इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेशन मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। बहुत सारे एरिया हैं, इंटरनेशनल कनेक्ट, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, फिर उसके बाद रिसर्च कॉपरेशन, ग्रीन बिल्डिंग, बिल्डिंग ड्यूरिंग फायर्स, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ प्रॉब्लम, वाटर बॉर्न डिसीजेज और बाकी सब चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फाइंड इनकरेक्ट अबाउट अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो रिसेंटली एक ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली गई है, तो उसी से रिलेटेड है। इंडिया की पहली अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है अंडमान और निकोबार में। एकदम सही है, ये फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, एकदम सही बात है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट कह रहा है ये यूज्ड बाय लिमिटेड टेलीकॉम ऑपरेटर्स। लिमिटेड के बाद क्यों होगा फॉर मोबाइल, यानी ये तो सबको दिया जा रहा है, तो थर्ड विल बी द इनकरेक्ट। ये सबको दिया जा रहा है, लिमिटेड का कोई मतलब है नहीं इसमें। ठीक है, तो इंडिया का पहला कहां डल रहा है, अंडमान एंड निकोबार में डल रहा है। ठीक है, और फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, तो ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मिलेगा ये फैसिलिटी, सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पे आप इसमें कुछ पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, ये रहा आपका कोको चैनल, ये रहा आपका डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज आपका किसको तोड़ता है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रेट चैनल है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक,
ये रहा आपका इंदिरा पॉइंट, एकदम साउथ का पॉइंट, और ये रहा नारकोंडम आइलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपका बैरन आइलैंड, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ ध्यान रखनी है, वो है कि नॉर्थ अंडमान पहले है, फिर मिडल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, फिर लिटिल अंडमान है। ठीक है, आपसे साउथ टू नॉर्थ पूछा जा सकता है। इसके बीच में यहाँ पे डेक्कन पैसेज है, फिर 10 डिग्री चैनल है, फिर कार निकोबार है, फिर उसके बाद लिटिल निकोबार है, फिर उसके बाद ग्रेट निकोबार है। ठीक है, और फिर उसके बाद इंदिरा पॉइंट है, फिर ग्रेट चैनल है। तो ये सब चीज़ें आपको कुछ थोड़ा सीक्वेंस में ध्यान रखनी है। और सुभाष चंद्र बोस आइलैंड यहाँ पे रहा है, रॉस आइलैंड। ठीक है, ये आपका हैवॉक द्वीप जिसे स्वराज द्वीप नाम दिया गया है, और शहीद द्वीप जिसे नील आइलैंड जो है उसे शहीद द्वीप। तो इनके नाम रिसेंटली चेंज किए गए हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। द सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन लॉन्च किया गया था 2014 में, एम टू हैव इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। एकदम सही बात है, मैकेनाइजेशन इसीलिए किया गया था, 2014 में ही किया गया था। और इसमें फार्मर्स को क्या है प्रोवाइड किया जाता है, सब्सिडी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी। एकदम सही है। और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से प्रोडक्शन इंक्रीज ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, 2014 में लॉन्च की गई थी, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके लिए 553 करोड़ भी और सैंक्शन किए हैं। तो बाकी सारे पॉइंट वही हैं, ठीक है, जो हमने वहां पे कर लिया। चलिए, इसके लिए एक ऐप भी है, फार्म्स ऐप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हायरिंग के लिए, जैसे आप ओला उबर करते हैं वैसे। नेक्स्ट है देवशांग प्लेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए, तो ज्योग्राफी का आ जाता है, आप इसे स्टैटिक भी कह सकते हैं, करंट भी कह सकते हैं, क्योंकि करंट भी न्यूज में है तो इसलिए, और स्टैटिक तो है ही अपने आप में। चलिए, सो देखते हैं। देवशांग प्लेन्स आर लोकेटेड एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट सेपरेट्स इंडिया एंड चाइनीज कंट्रोल्ड रीजन। एकदम सही है। दूसरा, इट इज ऑल्सो क्लोज टू कोराकोरम पास ओवरलैपिंग द वेरी स्ट्रैटेजिक सल्टारो रिज और सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, एकदम सही है। और दौलत बेग ओडियन हिस्टोरिक कैंप साइट सिक्किम में कहाँ है यार, ये तो लद्दाख में है, ये तो 100 बार कर चुके हैं हम लोग, तो ये गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो चाइनीज ने ऑक्यूपाई भी किया था 1962 में, वही सारे पॉइंट है जो हमने करने थे और हमने कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। चलिए इसे देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहती है। तो पहला पॉइंट कह रहा है इंडस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। सही है। द बेसिन इज मेनली शेयर्ड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान और कुछ चाइना और कुछ अफगानिस्तान। थोड़ी थोड़ी ये नदियां इसमें भी जाती हैं, बढ़िया है। अंडर द ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960 ऑल वाटर ऑफ 4 रिवर्स नेमली रिवर, सतलुज, चेनाब, ब्यास आर अलॉटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव। है गलत स्टेटमेंट है, तो बी यानी 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो कौन कौन सी रिवर है, ये सारी रिवर है, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान। एकदम सही है। 1960 में 3 रिवर है, 4 नहीं है, 3 रिवर है, रावी, सतलुज और ब्यास, ये 3 रिवर हमको मिली है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न पाकिस्तान के पास इंडस, झेलम, चेनाब। ठीक है, चलिए बट यहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, ROR प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं। ठीक है, क्या है, रैटल रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट्स। ध्यान रखिएगा, रैटल रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट्स हम इनके ऊपर डाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डैम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी करंट स्टैटिक दोनों मिक्स कर सकते हैं, आपको बताना है, करेक्ट बताना है। ठीक है, तो भाखरा डैम रावी में, और पोंग एंड पंधो डैम ब्यास पे, और रंजीत सागर झेलम पे। तो हमें मालूम ही है केवल यहाँ पे 2 जो है यही सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, चलिए तो भाखड़ा किस पे है, सतलुज पे है। पोंग डैम किस पे है, ब्यास पे है। तेंग किस पे है, रावी पे है। ब्यास सतलुज लिंक। ठीक है, फिर माधवपुर ब्यास लिंक, और उसके बाद इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कुछ है पूरे के पूरे डैम जितने भी। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है सोलर फ्लेयर से रिलेटेड। ठीक है, अब ये आ गया पूरा का पूरा आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, पूरा का पूरा। ठीक है, पूर्णता संपूर्णता साइंस एंड टेक। ठीक है, कंप्लीट साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट कह रहा है आपका कि कोरोनल बोल रहा है, सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन आर ड्रिवन बाय मैग्नेटिक रिकनेक्शन हैपनिंग इन द
सन कोरोना, ठीक है, फिर से कोरोना कोरोना हर जगह कोरोना, बट ये कोरोना यहाँ के कोरोना से अलग कोरोना है, ठीक है, तो एकदम सही है। सेकंड, मैग्नेटिक रिकनेक्शन इज अ प्रोसेस वेयर ऑपोजिट पोलैरिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइज कनेक्ट एंड सम ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड आल्सो काइनेटिक एनर्जी विच लीड्स टू, एकदम सही बात है। इंडिया का थर्ड सोलर मिशन आदित्य 1, तो पहला कौन सा था भैया, ये पहला मिशन है, तो थर्ड इनकरेक्ट है, ये गया ये गया ये गया, तो सी अपने आप ही करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से ही बड़े मजे से हो जा रहा था, ठीक है। तो अभी देखिए ये देखने को मिल रहा है जो सन सोलर फ्लेयर्स जो है कोरोनल मास इजेक्शन से रिलेटेड, ये पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि यार देखिए क्या होता है, इसके ऊपर हम पहले भी कर चुके हैं, सन का जो कोर है ये गर्म है, सरफेस जो है वो ठंडी है, और उसके बाद जो इसका कोरोना है वो और ज्यादा गर्म है, तो ऐसा है किस लिए, तो इसमें ये कहा गया जो मैग्नेटिक लाइन आपस में टकराती है उसके कारण ये होता है, तो उसी से रिलेटेड ये सारे पॉइंट हम लोग इसे पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, COMP कोरोनल मल्टी चैनल पोलैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, कहां पे, हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी यूएस में, माउना लोआ सोलर ऑब्जर्वेटरी हवाई में, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखने हैं। चलिए अब गौतम बुद्ध की सिटीजनशिप से रिलेटेड बवाल शुरू हो गया है, ठीक है, तो अब इनका भी धरने पे आना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। शाक्य क्लैन के क्या थे गौतम जी, भाई प्रिंस थे, एकदम सही बात है। बॉर्न हुए थे कुशीनगर में, कुशीनगर में, चलिए कुशीनगर में नहीं होते, लुम्बिनी में होता, सबको पता है, नेपाल में, तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। तो अब यहां पे ये पूरा बवाल हुआ है इंडिया और क्या नाम है नेपाल के बीच में हो रहा है, क्या है, इनकरेक्ट पूछा, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, तो 2 विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो बात ये पूछ रहा है कि अभी देखिए इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ, इंडिया के मिनिस्टर ने कहा, जयशंकर जी ने, कि बुद्धिज्म इंडिया ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया दुनिया को, दैट इज बुद्धिज्म, ठीक है। तो उसमें नेपाल वालों ने कहा कि, नेपाल के मंत्री जी ने कहा कि नहीं भैया ये गलत है, बुद्ध हमारे यहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। अब इसी के ऊपर पूरा बवाल हुआ, तो बुद्धिज्म के बारे में तो हम लोग 100 बार पढ़ते आए हैं, शाक्य क्लैन के थे, कपिला वस्तु में कैपिटल थी उसकी, ठीक है, सुधोधन पिताजी, महामाया माता जी, फिर उसके बाद वैशल जो थे, वैशल थे किसके, कौशला किंगडम के, इक्ष्वाकु लिंकेज के थे जिससे राम थे, श्री रामचंद्र जी। अब यहां पे बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट, तो बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स आप देख सकते हैं, एक बार मैप में आप देखिए जब तक, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे वही है, देखिए अभी यहां पे कुछ बात निकल के आई है कि जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जो बुद्धा का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वो वहां पे इसलिए नहीं हुआ था कि लुम्बिनी रुके हुए थे, वो ट्रैवल के बीच में, समय के बीच में ही हो गया था, मतलब ट्रैवलिंग में थे और तभी उसी टाइम हो गया था, ठीक है। तो ये एकदम गलत है कि वहां पे जन्म हुआ, ये ऐसा कुछ कहना है, ठीक है। तो सिटीजनशिप का अभी ठीक है, रोना सबका दोनों तरफ से चल रहा है अपना ये वो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, कि रेसिडेंट थे इंडिया के, सिटीजन, ये मेन स्टेटमेंट है, सिटीजन ऑफ ह्यूमैनिटी थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ के थे, ठीक है, तो इसके ऊपर करने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज्योग्राफी का फिर से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, तो देखते हैं इसको। हॉट स्प्रिंग, वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अलग फॉर्मेट में आ गया। हॉट स्प्रिंग इज अ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय इमर्जेंस ऑफ जियोथर्मल हीटेड ग्राउंड वाटर दैट राइजेस फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, एकदम सही है। If there is a crack or thrust or fault in the layer of earth, tremendous amount of heat transferred from magma to surrounding rock, एकदम सही है। As the temperature water increases, density decreases, और उसके कारण वो rise up होता है। तो all the statement सही है, सारी statement सही है, इसमें सोचना क्या है, ठीक है। तो D all the correct। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रिसेंटली कंडक्टेड स्टडी ऑन जियोथर्मल स्प्रिंग्स इन हिमालयास, तो उसी से रिलेटेड है, ये सारे पॉइंट्स आए, तो ये सारे पॉइंट्स हमने किए। सिलिकेट वाला पॉइंट हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। चलिए तो ये सारे पॉइंट्स से हमने कर लिए। चलिए अब आपको करेक्ट बताना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट आप आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। पहली बात तो ये कह रहा है, इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एसेट मैनेजमेंट सर्विस एंड एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो अच्छा है कि डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्री नहीं है, वरना ये यहाँ पे गलत हो जाता है, एकदम सही है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, इट इज मेंबर ऑफ IMF, तो वर्ल्ड बैंक का कौन है, तो गलत स्टेटमेंट है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, वर्ल्ड बैंक का है ये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है बॉडी है वर्ल्ड बैंक की, इट इज अ कॉर्पोरेशन वेयर शेयर होल्डर्स ऑफ मेंबर गवर्नमेंट प्रोवाइड पेड इन कैपिटल विच इज टाइट गो, एकदम सही बात है। तो C इज इक्वल टू करेक्ट स्टेटमेंट, एकदम सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए
सो IFC ने इन्वेस्ट किया $10 मिलियन इन इंडिया पार्टनर फंड फॉर प्रोडक्ट स्टार्टअप। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है, सारे के सारे पॉइंट जो भी थे हमने कर लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, एस्टैब्लिश 1956 में हुई थी, डेवलपिंग कंट्रीज में काम करती है। ठीक है, चलिए, तो डेवलपमेंट का वो सारा का सारा पॉइंट हमने कर लिया। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप आप देख सकते हैं, ये रहे सारे के सारे वर्ल्ड बैंक के ग्रुप, IDC, IFS, मीगा और उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये तो अगस्त के महीने से 2019 से न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ काइंड इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन। एकदम सही है पहली स्टेटमेंट। दूसरी, अटैच इन्वेस्टमेंट इनटू क्रूशियल टारगेट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। हाँ सही है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसी से रिलेटेड ही है। कवर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दोनों कवर करता है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड जारी किया गया है। ठीक है, अब इसके कुछ मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 100 करोड़ का बजट, ये 100 लाख करोड़ का, सॉरी बोला, 100 लाख का करोड़ का बजट ये लगाया गया। 5 साल के 5 साल आगे इसे इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जा सके 2025 तक। ठीक है, और इसके लिए जो टास्क फोर्स है आपको ये ध्यान रखना है मेनली, अतानु चक्रवर्ती टास्क फोर्स। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी ये भी इन्होंने सबमिट कर दी है, शायद पिछले महीने या उससे पिछले महीने में इन्होंने सबमिट कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ा के 111 लाख करोड़ कर दिया गया। मतलब ध्यान रखिएगा, आप 11 मत सोचिए कि 11 बढ़ाया गया, 11 लाख करोड़ बढ़ाया गया, तो उसे और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें की जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें, बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज इसमें दी गई है। तो सोशल वोशल हर चीज इसमें कवर होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबमरीन कम्युनिकेशन केबल। जस्ट हमने इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पहले ही कर लिए हैं और फिर से एक और आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं सबमरीन कम्युनिकेशन केबल से रिलेटेड इस क्वेश्चन को। अब ये आपका साइंस एंड टेक का ही पोर्शन है। ठीक है, इसे साइंस एंड टेक में ही आप देखेंगे। तो केबल लेड जो होती है सी बैड बिटवीन लैंड बेस्ड स्टेशन टू कैरी टेली कम्युनिकेशन सिग्नल, एकदम सही है। कोटेड विद प्लास्टिक लेयर, प्रोटेक्टिव ट्यूब, स्टेबल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए उसे प्लास्टिक लेयर से, एकदम सही बात है। और इसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, तो उससे जो रिलेटेड 3 स्टेटमेंट और निकल रही थी उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, कौन करा रहा है, इसके ऊपर हम पहले भी कर चुके हैं, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो इसके ऊपर हम पहले ही काफी चीजें कर चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये केबल यहां से चेन्नई से यहां पर डाली जा रही है। देखिए ये आ रही है इस तरीके से यहाँ पे, और उसके बाद ये पूरे हर एक आइलैंड पे ये भेजी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे से रिलेटेड। ठीक है, सेलिब्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है और इसका हम लोग आंसर भी देखते हैं फिर। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सेलिब्रेट करती है बायोफ्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों हो सकते हैं। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जो होते हैं, बायोफ्यूल ड्राइव फ्रॉम एल्गे होते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सॉरी, 1 मिनट रुकिए जरा, यहाँ पे इनकरेक्ट ही तो बतानी है, सॉरी बतानी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है, तो 1 और 3 आपका, ठीक है, विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, केवल 2, और इसके ऊपर हम पहले भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो भी चीजें थी इसके ऊपर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। 10 अगस्त को बनाया जाता है, ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किसकी याद में, सर रुडोल्फ क्रिश्चियन कार्ल इनके ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार जो डीजल इंजन बनाया था उसी से रिलेटेड इनको किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसे सेलिब्रेट करती है। ठीक है, और थीम क्या है, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, जो रखी गई है थीम यहाँ के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बायोफ्यूल कितने तरीके के होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, पहले ही पूछा जा चुका है ये। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो ये सारे जनरेशन आपको ध्यान रखने की, फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, सेकंड जनरेशन में क्या आता है, थर्ड जनरेशन में एल्गी, माइक्रो एल्गी, और यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल, बायोडीजल और ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपके मेनली हैं। नेक्स्ट है सुरक्षया, क्या है ये, एंटी सबमरीन मिसाइल है, नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट है। बी आपका करेक्ट आंसर है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। एलिफेंट डे रिसेंटली बनाया गया है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग काफी कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल पोर्टल है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए, पीआईबी की न्यूज है ये। नेक्स्ट है, चलिए, नए यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आम बात है, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट आपके सामने हैं। तो आपको बताना है, चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है,
तो देखते हैं क्या आपका सही आंसर बनता है। बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, ठीक है। इंगेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द, ठीक है। इज इन अपोजिशन ऑफ ओपिनियन ऑफ पार्लियामेंट अनफिट, नहीं पार्लियामेंट में कोई लेना देना नहीं है, प्रेसिडेंट ही है। तो 1 and 2 यानी आपका बी विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो नए अभी जो यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रदीप कुमार जोशी थी, ठीक है। तो जो पुराने थे अरविंद सक्सेना जी, उन्हें रिप्लेस किया इन्होंने, ठीक है। आर्टिकल 316 इसमें अपॉइंटमेंट की बात करता है, तो ये सब 6 साल का टर्म होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और उसी तरीके से 317 रिमूवल और सस्पेंशन की बात करता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंसॉल्वेंट है, पेड एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर माइंड एंड बॉडी से सही नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब बात आती है लोक अदालत के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोक अदालत से रिलेटेड। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है ये, अगर पेंडिंग है कोर्ट में और उन्हें सॉल्व करने के लिए। और सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है, जो इनका वर्डिक्ट होता है वो क्या है, अल्टीमेट है और बाइंडिंग है। तो ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम बढ़िया स्टेटमेंट है। सो यही है, फर्स्ट काइंड ऑफ कंट्री में दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव ने ई लोक अदालत कराने की किया है, तो उसी से रिलेटेड लोक अदालत से रिलेटेड ये पूरे पॉइंट्स आपके सामने। चलिए, कुछ आर्टिकल है साथ के जो आप ध्यान रख सकते हैं, आर्टिकल 39 है, ठीक है, आर्टिकल 14 और 22, और लीगल जस्टिस सर्विस एक्ट 1987 लोग इनको क्या देता है, स्टैट्यूटरी स्टेटस देता है, ठीक है। चलिए, और ये बाइंडिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। चलिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके बारे में हम लोग कई बार कर चुके हैं, क्वेश्चन पहले भी, फिर से सामने आ गया, तो कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, क्योंकि हमें बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट। तो देखते हैं इनकरेक्ट आज पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। हमने जस्ट ये किया भी है, पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सही है। मीडियम लॉन्ग टर्म देता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, तो ये भी सही है। इंटरेस्ट सबवेशन देता है और लिमिट है 20 करोड़, नहीं 20 करोड़ नहीं 2 करोड़ है, तो ओनली 1 and 2, मतलब इनकरेक्ट है, सॉरी, तो ओनली 3, यानी सी ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमें पता है इसके सारे पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, पैन इंडिया, मीडियम लॉन्ग टर्म, 10 साल के फाइनेंशियल ईयर तक, और बहुत सबको देता है 2 करोड़ तक की बात की गई है, और दूसरी बात है 3% तक का इंटरेस्ट सबवेशन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे, हम लोगों ने सब कई बार किए हुए हैं और बहुत अच्छे से किए हुए हैं। So thank you, best of luck, and this is my code Alok YT, जिसे आप यूज कर सकते हैं to get 10% डिस्काउंट on all Unacademy subscriptions, and this is my WhatsApp number जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं for your related queries and other thing. So thank you, best of luck, and let's crack it.